हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ वेक्टर्स। हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन स्टेज को देख लिया था और एडिशन रूल कैसे लगाया जाएगा यूजिंग ग्राफिकल फॉर्मेट वो हमने देख लिया था। अभी हम जो करने वाले हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देख लिया था कि कंपोनेंट फॉर्मेट जो होता है वो किस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट से डिराइव किया जा सकता है और कंपोनेंट फैक्टर या कंपोनेंट वे में अगर वेक्टर को लिखते हैं तो कितना आसान हो जाता है वेक्टर को लिखना। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं वो हम थोड़े जान लेंगे, और दूसरा उसको हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग में या फिर एडिशन रूल उसमें किस तरह से आसानी से यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं, हम लोग थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक बोला कि आपको बोल दिया गया है कि एक पहले हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। इस तरह से हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने दिया हुआ है, दिस इज एक्स एंड वाई, राइट। और मैंने क्या बोला कि इसमें मैंने एक वेक्टर दे दिया है कहीं भी रैंडम लोकेशन पे, इस तरह से कि यहाँ पर ये मान लीजिए कोई फोर्स है जो कि 25 न्यूटन का हमारे पास मैग्नीट्यूड रखता है, इसका हमने वैल्यू दे दिया F। और मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल से वो 37 डिग्री पे है। अब आपको बोलना है कि भाई इसको कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखिए। अगर वो कंपोनेंट फॉर्मेट में आप जरूरी नहीं है कि आपको वेक्टर को इस तरह से रखना हो ताकि इसका जो टेल है वो हमेशा इसके ओरिजिन पे लाई करे। आप कहीं पर भी लाई कर सकते हो। हमने आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि ट्रांसलेशन इज अलाउड इन केस ऑफ वेक्टर्स, तो हम लोग इसमें ट्रांसलेशन अलाउ कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वेक्टर यहाँ दिया भी हुआ है तो आप इसको यहाँ लेके इधर आ जाइए, कर लीजिए, या फिर वहीं पर कर लीजिए। आप मान लीजिए कि इसको ओरिजिन मान के यहाँ पर एक एक्सेस जा रहा है और यहाँ पर एक वाई एक्सेस जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हम उसी एक्सेस के अलोंग भी कर सकते हैं। तो एकदम एक्सेस के अलोंग नीचे ये ड्रॉप होगा इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास इधर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर ये f है तो इधर आएगा f cos 37, और उसके बाद हमारे पास यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कितना आ जाएगा, f sin 37। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो यहाँ होता है लेकिन आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो इधर आ जाएगा f sin 37। तो अगर इसी f को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधा f वेक्टर कैन बी रिटन एज x कंपोनेंट, यानी x में कितना लेंथ आ रहा है, दैट इज x कंपोनेंट, इट इज f cos 37 i कैप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, f sin 37 j कैप। आप लिख दीजिए वहां पर। तो cos 37 कितना होता है, 4/5, तो 4f/5 i कैप, एंड देन हमारे पास 3/5 f j कैप। अब आप f की वैल्यू को रख दीजिए। तो f को अगर मैं रख देता हूँ, f 25 दिया हुआ है, तो 25 अगर मैं रखूंगा तो कितना हो जाता है, 20 i कैप, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 515 j कैप। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा x और y एक्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट में ही दी जाए, वो किसी भी रैंडम एंगल पे भी इंक्लाइन दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पर मैंने इस तरह से एक x एक्सेस दे दी है और आपको y एक्सेस डेफिनेटली उससे परपेंडिकुलर दे दिया। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई y एक्सेस आ रही है और यहाँ पर हमने कोई एक दो तरह के एक्सेस दे दिए। मान लो, चलो मैंने बोला कि भाई ये अलग टाइप का x और y एक्सेस है, ये हमारे पास अलग टाइप का x और y एक्सेस को मैं बोलता हूँ x डैश है, और हमारे पास ये इधर क्या हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, और मैंने बोला है कि भाई एक वेक्टर ऐसा है, हमने क्या बोला कि इस तरह से ये है इधर, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। तो हमारे पास ये मान लीजिए एक और एक्सेस है हमारे पास y डैश, तो हमारे पास इधर से y डैश हो जाता है। और मैंने बोला कि भाई एक ऐसा वेक्टर है जो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहीं पर कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला इस तरह से हमने ड्रॉ किया एक वेक्टर जो कि 15 न्यूटन लेंथ का है, राइट। और मैंने बोला कि यहाँ से जो एक्सेस से एंगल बना रहा है x डैश से, वो 60 डिग्री बना रहा है, और इन दोनों एक्सेसेस के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि दोनों एक्सेसेस में कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना टिल्ट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, टिल्ट आपका एक्सेस का है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। आपको बस ये देखना है कि वेक्टर एक्सेसेस से क्या क्या एंगल बना रहा है। तो अगर हम पहले देख लेते हैं कि x y जो हमारे पास है उसके बारे में बात कर लेते हैं, या फिर हम x डैश y डैश पहले देख लेते हैं। तो x डैश y डैश लाइन है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना, मैंने बोला था याद किया है। x डैश से वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x डैश के ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो 15 cos 60 आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वेक्टर होगा इस केस में कैसे लिखा जाएगा, 15 cos 60, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, i कैप में आ जाएगा, x में इसका कंपोनेंट आएगा। अगर इसमें cos आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin आ रहा होगा, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो 15 sin 60 j कैप, तो हमारे पास कितना हो जाता है, दिस इज 15/2 i कैप, और ये हो जाएगा 15√3/2 j कैप। इस तरह से हमारा हो जाता है।
दूसरा हमारे पास एक्स वाई, हम अगर सिस्टम में देख लेते हैं तो एक्स वाई सिस्टम में क्या आने वाला है, जैसे मान लीजिए इसको मैं बोलूंगा एफ डैश वेक्टर, इसमें कैसा बनेगा, तो आपको एंगल्स फिर उसी एक्सेस से निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ 60 है, ये 30 है, तो इससे एंगल कितना बना 30, राइट। तो आपको पता है कि भाई इस एक्सेस से कितना इसके ऊपर आ रहा होगा, मान लीजिए अच्छा दूसरी बात याद रखना कि इसके लिए अगर मैंने आई कैप बोला है, इसकी डायरेक्शन को मैंने आई कैप बोल दिया, इसकी डायरेक्शन को आई कैप जे कैप बोल दिया, या फिर हम कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको मैं सिंपल ले लेता हूँ, इसको डैश बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला भाई, ये एक्स और वाई में निकाल लिया और डैश में फिर हम निकालने वाले हैं। तो इसके डायरेक्शन को मैं मान लीजिए आई डैश ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ कितना जे डैश, इस तरह से। तो अगर हमें एफ डैश वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि एक्सिस और वेक्टर के बीच में एंगल जो दिया तो उसके ऊपर कॉस आता है उसी एंगल का, तो कितना हो जाएगा 15 cos 30 कितना आई डैश कैप प्लस कितना हो जाएगा 15 sin 30 जे डैश कैप। फिर आप क्या करिए, यहां पर फिर वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाता है 15√3/2 आई डैश कैप प्लस 15/2 जे डैश कैप। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स कर सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्मेट में आराम से हम किसी भी एक नॉर्मल ग्राफिकल फॉर्मेट के वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी इशू के। सो ये हमें अगर परफेक्शन करना था, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आने वाली चीजें बताने में आपको दिक्कत होने वाली नहीं, समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नेक्स्ट जो टॉपिक या सब टॉपिक कह सकते हैं जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज समथिंग व्हिच ओनली हैज डायरेक्शन एंड हैज नो मैग्नीट्यूड, और यू कैन से ओनली वन मैग्नीट्यूड एंड इट ओनली डिपिक्ट्स डायरेक्शन। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कोई भी यूनिट वेक्टर आपका कैप से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है इस तरह से ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो जो ए होता है उसको मैग्नीट्यूड से डिनोट करते हैं और ये कैप जो होता है वो डायरेक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था कंपोनेंट फॉर्मेट में स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हो, वेयर मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट द लेटर ए और ए कैप विल गिव यू नथिंग बट द डायरेक्शन। नाउ अब हमें क्या करना है कि भाई कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं, देखो हमने आई कैप जे कैप में निकालना सीख लिया, तो अब क्वेश्चन कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे कि हमें बोला है कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 3j कैप, और आपसे बोल देंगे भाई फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आपको बताना है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए कितना होने वाला है। तो देखो भाई सिंपल है, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हमें सिंपल ये जो हमारे पास है कंपोनेंट फॉर्मेट है, इसमें हम कंपोनेंट फॉर्मेट वाले फैक्ट्स लगाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ए वेक्टर होता है वो ए इंटू ए कैप होता है। तो या इसमें हम वही करने वाले हैं कि जो हमारे पास ए कैप होने वाला है, कोई भी यूनिट वेक्टर हमें किसी डायरेक्शन में निकालना है तो हमारे पास होगा ए वेक्टर अपॉन ए, इस तरह से होगा, राइट। इसको हमने रीअरेंज कर दिया। तो ए वेक्टर हमारे पास सीधा सीधा दिया है अपॉन ए। अब ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद इसके थ्रू मैं आपको कुछ बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। देखो जैसे अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया, जैसे यहाँ पर मैं नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से बताता हूं, जैसे हमें कोई भी वेक्टर दिया, मान लीजिए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ, और हमने बोला कि भाई इसको अगर हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आप ओरिजिन पे इसका टेल रखते हो तो ये उसके हेड के कोऑर्डिनेट्स बताता है। इसका मतलब आपके हेड के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस वेक्टर को बना सकते हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो बी होगा ना, बी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, राइट, जो कि इसकी लेंथ होगी। और हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि लेंथ क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो अगर आपको कभी भी कंपोनेंट फॉर्मेट में वेक्टर दिया हुआ है तो आप उसका लेंथ आसानी से निकाल सकते हो, और लेंथ को वेक्टर भी कहा जाता है, मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, सॉरी। तो इसको आप मैग्नीट्यूड भी कहोगे या फिर आप उसको लेंथ ऑफ वेक्टर भी कह सकते हो, बात बराबर है, राइट। आप इसको लेंथ ऑफ वेक्टर भी कह सकते हो या फिर उसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये अगर हमें पता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हम इसका आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो आई कैप है प्लस 3j कैप है अपॉन
ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ये मैं सब समझाने के लिए कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी का भी, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स है, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, उनको लेको स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो, दैट्स लेंथ निकाल आपको बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो विल बी √10। तो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप होल डिवाइड बाय कितना √10। तो इस तरह से हम इसके यूनिट वेक्टर को बना देते हैं, राइट। तो यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, मैंने हमेशा बताया कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड यूनिट लेंथ का होगा। तो अगर मैं इसको भी, देखो ये भी आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आई कैप जे कैप में ही आ रहा है। आप देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√10 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 3/√10 जे कैप, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ उस फॉर्मूला से, देखो कितना आएगा, 1 इसका स्क्वायर 1/10 प्लस 9/10 ऐड कर दो 1/√1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, बिकॉज वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था, अभी मैं प्रैक्टिकली करके इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर में निकालना होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और नोट करवाता हूँ। पहली बात तो ये है, देखो मैंने अभी तक ये बताया कि ग्राफिकल फॉर्मेट को कंपोनेंट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। ग्राफिकल फॉर्मेट में क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं, पहला उसका लेंथ होता है और दूसरा उसका एंगल होता है, और उसके बेस पे आप एक्स और वाई में कंपोनेंट निकाल सकते हो। आपको लेंथ दिया गया जाएगा और आपका एंगल दिया जाएगा किसी भी एक एक्सिस से। जिस एक्सिस से एंगल दिया जाएगा उस पर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, जिस पे नहीं दिया जाएगा उस पर साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। एंड देन आप आई कैप जे कैप में कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं आपको अगर आई कैप जे कैप में दिया तो आप वाइस वर्सा भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ वेक्टर निकालना है, आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में वापस लौटना है, तो लेंथ देना पड़ेगा। तो लेंथ के लिए ये इसके टेल को अगर यहाँ रखेंगे तो ये आपके हेड का कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेंथ फॉर्मूला से आपने निकाल लिया। एंगल कितना बन रहा होगा आप सीधा निकाल सकते हो, tan थीटा। यहाँ पर देखो ये लेंथ कितनी है, ये b है, ये कितनी है हमारे पास a है, तो tan थीटा हमारे पास सीधा सीधा b/a आ जाएगा। इस तरह से आप एक्सिस से एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आप सिर्फ आई कैप जे कैप में दिया, कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया, आप उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट के लिए आपको लेंथ और एंगल चाहिए होता है, और अगर कंपोनेंट फॉर्मेट में करना है तो आपको आई कैप और जे कैप वाले कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये वाली चीजें कर सकते हैं बिना किसी इशू का, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी इसमें और अच्छे से बन जाए, फिर इसके बारे में और बातें करते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और फिर मैं बाद में, मतलब आज मैं कंपोनेंट फॉर्मेट की सारी चीजें बता देता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू डू सम कंबाइंड क्वेश्चंस। बाकी लास्ट लेक्चर जो मैं दूंगा, एक और 4 लेक्चर आएंगे फुल इसके लिए। 4th लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कर लेंगे। तो जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें मान लीजिए मैंने के वाला फंडा भी दे दिया। तो मैंने बोला जैसे ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है, इस तरह से दे दिया। आप बताइए फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, राइट। या बेसिकली ए कैप पूछ रहे हैं आपसे, ये बेसिकली आपको बोला है कि भाई ए कैप निकालने को बोल रहे हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए मतलब यूनिट वेक्टर ए का ही। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं बोला कि दो वेक्टर्स के लिए जैसे ए बी है तो आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे। वैसे अगर मान लीजिए आपको ऐसा नया वेक्टर दिया जाता कि नहीं भाई हमें सी वेक्टर दिया है, जो क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस केस में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जैसे करना है करेंगे। नाउ हम वही यहाँ पर कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास है, कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखो फैक्ट्स वही रहेंगे, बट 3 जब एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, 2 एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसिक फैक्ट सेम रहते हैं, बट कैलकुलेशन हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाता है हमारे पास, दिस इज 9 9 और ये 10 19। तो हमारे पास कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप होल डिवाइड बाय √19। आप चाहो तो ऐसे लिखे छोड़ सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हो। तो 1/√19 आई कैप प्लस 3/√19 जे कैप प्लस 3/√19 के कैप। तो इस तरह से आपका ये यूनिट वेक्टर बन गया। अच्छा, इसका अगर आप ऐसा वेक्टर मान के इसके मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी यूनिट वेक्टर की कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए, अच्छा इसमें हम लोग एक और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आगे। जैसे कि एक चीज होती है जो इसमें हम बात करते हैं, जिसका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइंस।
राइट। यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। देखो इसमें मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, हमें इतने मैथमेटिक्स की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बोल देता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी भी वेक्टर को 3D प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये x यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक मान लीजिए y एक्सिस है यहाँ पर इधर, उसके बाद हमारे पास क्या है, z एक्सिस है इधर मान लीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमने कोई एक वेक्टर बना दिया, मान लीजिए इस तरह से कोई भी रैंडम वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसकी परछाई कहीं पड़ रही है, मान लो यहाँ कहीं पड़ रही है इसकी परछाई, ये इस तरह से आ रही है। तो आई होप आपको थोड़ा सा कन्विंसिंग लगे, उसको मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से हमारा है और थोड़ा सा इसके अलोंग आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो मान लीजिए हमारे पास ये ए लेंथ का कोई वेक्टर है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो नाम है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस से कॉस ऑफ दैट एंगल कितना बना रहा है। मतलब देखो अगर मैं यहां से बात करूं कि एक्स एक्सिस से डायरेक्ट एंगल कितना बना रहा है, तो मैं बोल देता हूं भाई ये अल्फा एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। वाई से कितना बना रहा है, वाई से आप मान लीजिए सीधा सीधा कितना एंगल बना रहा होगा, ये बीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और जेड से कितना एंगल बना रहा होगा, मान लीजिए इस तरह से गामा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी एक्सेस से उस वेक्टर का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फिजिकली टू डू दैट, बट हमें सिर्फ थियोरेटिकल फॉर्मेट ही पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए ए है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको कोई भी एक्सेस दी गई है, मान लीजिए इस तरह से हमने क्या किया कि कोई भी एक्सेस दे दी और यहाँ पर हमने ए दे दिया है और यहाँ पर थीटा दे दिया, तो हमने सीधा बोला है जिस कंटेनिंग एंगल जो है ना उसका ए कॉस थीटा आता है। जो कंटेनिंग आपका जो एक्सिस एंगल क्या होगा, वेक्टर और एक्सिस के बीच में होगा, तो जिस एक्सिस से एंगल है उसमें कॉस थीटा आता है और परपेंडिकुलर वाली में साइन वाला फैक्टर आता है। तो हम वही कह रहे हैं कि भाई अगर हमें सबसे एंगल पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मुझे एक्स पे कंपोनेंट मान ली, अभी थोड़ा क्या आइसोमेट्रिक व्यू है तो आपको सीधा सीधा नहीं लगेगा कि इसके नीचे आपका एक्स में आएगा, थोड़ा सा तिरछा आएगा। तो अगर मैं इस पे इसका कंपोनेंट करता हूँ, मान लीजिए एक्स पे कितना कंपोनेंट आना है इस वेक्टर का, तो मैं सीधा क्या करूंगा, हमें सीधा वेक्टर का एंगल दिया है इसे, तो सीधा आ जाएगा ए कॉस अल्फा, राइट। और ए साइन अल्फा उससे परपेंडिकुलर आ रहा होगा जो कि वाई जेड प्लेन में होगा, राइट। यहां से आपका इस एक ऐसी लाइन जो एक्स से परपेंडिकुलर होगी इस वाई जेड प्लेन में कहीं होगी, राइट। तीनों दोनों प्लेन को कंटेन करने वाली लाइन, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना, देखो दोनों लाइंस और वेक्टर ये सेम एक प्लेन में लाई करता है। तो आपका ये लाइन हो गई, ये वेक्टर हो गया, और यहाँ पर हम एक प्लेन को पास कर देंगे, वहां पर दोनों कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, एक कंपोनेंट एक्स पे आ रहा होगा, दूसरा कंपोनेंट उस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, राइट। उस कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक्स पे निकालना है, राइट। अगर हमने वो दोनों एक्सेस चुन ली होती तो। अच्छा, अगर मैं ऐसा चुनता हूं कि मैंने y और एक्स जेड वाले प्लेन की एक्सेस चुन ली, मतलब ऐसा प्लेन बनाया जो y इस वेक्टर और इसके बीच से जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास y पे कितना आएगा, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, a cos ऑफ बीटा उस पे आएगा, और वैसे ही z पे कितना आएगा, ये हमारे पास a cos ऑफ गामा आएगा, राइट। अच्छा, एक और बात हमें पता है कि एक बात हमें क्लियर है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, राइट। ये मैंने आपको ये कंपोनेंट फॉर्मेट में बताया था, जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल जो मैग्नीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो वही है, क्योंकि हमें ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे भाई, ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब x पे कितना कंपोनेंट है उसका i कैप, y पे कितना है उसका j कैप, और z पे कितना है उसका k कैप। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होना चाहिए भाई, बिकॉज मैंने ये बोला था कि जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो आप स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, राइट। अब क्या होता है कि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ए स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारे पास 1 आ जाता है। ये तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन रूल। यानी अगर अल्फा एंगल बन रहा है एक्स से, बीटा बन रहा है वाई से और गामा बन रहा है जेड से, तो कॉस के स्क्वायर का सम उन सभी एंगल्स का उसका सम 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन रूल होता है, राइट।
तो इस पूरे टॉपिक से हमें क्या पता चला कि हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट को कंपोनेंट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपोनेंट फॉर्मेट को ग्राफिकल फॉर्मेट में वापस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको लेंथ चाहिए होता है और एंगल चाहिए होता है, दोनों ही कैसे निकाले जाते हैं हमने इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया था। यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। और बाद में डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। बेसिकली जो देखो कोसाइन हमारे पास क्या होता है, कोसाइन क्यों, क्योंकि हम कॉस का एंगल का कॉस ले रहे हैं। डायरेक्शन क्यों, बिकॉज एंगल है, तो एंगल आपका जो है डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमें फैक्ट्स करने हैं, याद रखना है। अब डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखो हर चीज पे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा डायरेक्शन कोसाइन पे, देखो यूनिट वेक्टर वाला हमने देख लिया, तो डायरेक्शन कोसाइन पे क्या आएगा। तो जैसे कि अच्छा एक और बात सुन लो, यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये चीज है ना, ये जो वेक्टर है इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ लिख देता हूँ, राइट। अगर मैं इस ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ए एक्स अपॉन ए आई कैप प्लस ए वाई अपॉन ए जे कैप प्लस ए जेड अपॉन ए के कैप। तो ये कितना हो जाता है, ए कैप इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा आई कैप कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस कॉस ऑफ गामा के कैप। मतलब इन चीजों को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। एकदम से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लग रहा होगा भाई ये क्या हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। ज्यादा समझने की हमें कोशिश नहीं करनी है, मैथ्स में जब ये चीज आएगी तब आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। हम किसी भी यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस कॉस ऑफ गामा के कैप, और ये भी होता है। तो दोनों फैक्ट्स अगर आपको याद है तो डायरेक्शन कोसाइन वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इफ डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन एंगल्स, मतलब मैं बोल रहा हूं बेसिकली अल्फा बीटा फॉर अ वेक्टर आर 60 डिग्री 45 डिग्री and its length is 10 न्यूटन्स, यानी मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन, फाइंड द वेक्टर, ठीक है। आप वेक्टर बताइए कितना होने वाला है, आपको वेक्टर के बारे में बताना है कि हाउ मच विल द वेक्टर बी। तो अब देखो क्या होता है कि हमें जब भी हम कोई वेक्टर बनाते हैं, राइट, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड इन्होंने दे दिया है, मान लीजिए हमें ए वेक्टर बनाना है, तो तुम्हें पता है कि ए वेक्टर क्या होता है, ए इंटू ए कैप होता है। तो इसमें से ए हमें दे रखा है कितना है, 10 न्यूटन। ए कैप हमें चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है यहाँ डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ अल्फा बीटा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जो ए कैप होता है, अगर आपको अल्फा बीटा पता है तो ये मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है गामा नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो वाला फॉर्मूला इंड्यूस करेंगे। हमें पता है भाई कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना, कॉस अल्फा यहाँ पर कितना है 1/2 है, 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1/√2 आएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3/4, 1/4 हो जाएगा, यानी कॉस गामा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगी, विच इज प्लस माइनस 1/2, ठीक है। कॉस स्क्वायर गामा अगर 1/4 है तो कॉस गामा आपका प्लस से माइनस 1/2 हो जाता है। इसका मतलब हमें दो तरह के वेक्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के वेक्टर्स मिलने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमने बोला है भाई यूनिट वेक्टर हमारे पास दो तरह के आएंगे। एक हमारे पास क्या आएगा, देखो कॉस अल्फा इज 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप और प्लस माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ के कैप। इस तरह से हमारे पास दो तरह के बनेंगे, एक 1 के साथ लूंगा और एक माइनस 1/2 के साथ लूंगा। तो अगर मुझे ए वेक्टर बनाना है तो ए वेक्टर इज ए टाइम्स ऑफ ए कैप हो जाता है। तो ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 10 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू ए कैप लिख दीजिए, you will simply get what the value is going to be। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर आते हैं, आप अलग अलग लिख दीजिए, मतलब एक ही में लिख दिया या फिर आप चाहो तो अलग कर दीजिए। एक इवन वेक्टर क्या बनेगा 5 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप प्लस 5 के कैप,
और दूसरा हमारे पास A2 वेक्टर क्या बन जाएगा, 5i कैप प्लस 5√2j कैप माइनस 5k कैप। तो इस तरह से हमारे पास A1 और A2 वेक्टर दोनों बन जाएंगे। आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको सिर्फ वो चीजें याद रखनी है जो आपको बताई गई हैं, क्या चीज क्या डिनोट करती है वो याद होना चाहिए, और हम किस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस को यूनिट वेक्टर से रिलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से कंप्लीट वेक्टर से निकाल सकते हैं, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। अगर आपको इतनी चीजें आती हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो अगर ये हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा क्लैरिटी थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। और फिर अब मैं यहाँ पर एडिशन और एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे जितना हमने किया उसके ऊपर। तो जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इफ अल्फा बीटा हमने बोल दिया है कितना है, 60 डिग्री 60 डिग्री, फाइंड वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा करना है, चलो देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा बीटा पता चल गया, गामा निकालना है। क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो आप देख लीजिए cos स्क्वायर बीटा कितना है, 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज 1/2, तो cos स्क्वायर गामा हमारा हो जाएगा 1/2। cos गामा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। यूनिट वेक्टर बना लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, cos ऑफ अल्फा i कैप विच इज 1/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस माइनस 1/√2 k कैप। क्या करना है, वेक्टर बना दो, मैग्नीट्यूड को कैप से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स ऑफ a कैप रख दो, a कैप को, हो गया, दो आंसर आ गए। राइट, तो इस तरह के हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें डायरेक्शन कोसाइन भी इन्वॉल्व होता है। चलो अच्छा, दूसरे एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें दिए जा सकते हैं, चलो हम थोड़ा देख लेते हैं। जितना हमने फैक्ट समझा है उसके बेसिस पे और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 10 newtons and its direction is along i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस तरह से दिया हुआ है कि हमें एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उन्होंने बोल के रखा है कि 10 न्यूटन है और उसका जो डायरेक्शन है वो इसके अलाउंग है। राइट, अब क्वेश्चन जिसने अच्छे से वेक्टर समझा है, अच्छे से सारे लेक्चर देखे हैं मेरे वाले और अच्छे समझने की कोशिश की, तो ये वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इस तरफ है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा नया कोई वेक्टर बन रहा होगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई नया वेक्टर बना रहा हूँ सी वेक्टर, तो क्या होगा, सी इंटू सी कैप के बराबर होगा। तो हमें एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है बस। तो मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 10 न्यूटन का, लेकिन हमारा डायरेक्शन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब क्या होता है कि उन्होंने बोल रखा है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। अब देखो, जो कैप होता है ना, कैप का कोई यूनिट नहीं होता। अगर दो डायरेक्शंस दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो उनका कैप सेम होगा। ठीक है, नॉर्थ में है तो दोनों का कैप जे कैप ही होगा, अगर मैं नॉर्थ को वाई मान लेता हूँ, और अगर ईस्ट में दोनों आई कैप ही होंगे। आई मतलब जो कैप्स होते हैं उनका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, यूनिट आपका मैग्नीट्यूड के साथ इंक्लूड किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ नंबर एज वेल एज द यूनिट एंड द कैप पार्ट इज जस्ट द डायरेक्शन, इट हैज नो यूनिट। तो अगर किसी भी, अगर मान लो फोर्स वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो दोनों में यूनिट वेक्टर सेम होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, वही इसका भी यूनिट वेक्टर होगा। तो सी कैप हमारे पास क्या होगा, सिंपल मैंने यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया है। क्या होता है, ये पूरा वेक्टर और इसके पूरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 + 2 1 + 4 5 6 √6। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो सी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाता है, 10 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होल डिवाइड बाय √6। इस तरह से आप इस वेक्टर को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, मान लो कि
मैंने आपको एक वेक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर मैंने आपको दे दिया कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is thrice of b vector and it is in direction of a vector. तो ये हमें दिया हुआ है कि हमें एक नया वेक्टर इस तरह का पता करना है जो कि मैग्नीट्यूड वाइज बी वेक्टर के अलोंग लाई करता है, बट डायरेक्शन में सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज बी का डबल है और डायरेक्शन में मतलब ए का है. तो हमें एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना 3b, डायरेक्शन कितना होगा a. ओके, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सही सही सिखाया है. b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ सबके कर दो वहां पर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर. देखो -1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा. कैप निकालना है. कैप कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, वेक्टर ले लो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो गया. अगर मैं इसको करता हूं तो कितना आ जाता है यहाँ पर 4 5 6 √6, तो 3√6 अपॉन √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड देन चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा 3√2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. इस तरह से आप सी वेक्टर को निकाल सकते हो, या और भी चीजें बोल सकते थे. फॉर एग्जाम्पल हमने 2 वेक्टर दे दिए और बोल दिया कि भाई एक वेक्टर का डबल है दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में. जैसे इसी में अगर मैं बोल देता, इसी क्वेश्चन में आप एक नया वेक्टर निकालिए, ठीक है, आप एक नया वेक्टर निकालिए. इसी का सेकंड पार्ट बोल देता था कि फाइंड न्यू वेक्टर, मतलब लास्ट क्वेश्चन में ही है, फाइंड न्यू वेक्टर ऑफ ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड ऑपोजिट टू बी वेक्टर. तो मान लीजिए डी वेक्टर निकालना है. अब देखो डी वेक्टर क्या बोल रखा है, उन्होंने बोला ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इसका मतलब मैग्नीट्यूड 2a है, डायरेक्शन क्या है, बी कैप का ऑपोजिट है. तो बी कैप उसकी डायरेक्शन है, लेकिन ये माइनस बी कैप है, ये इसकी डायरेक्शन है, राइट. मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर ए कैप उसकी किसी की डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए कैप विल बी माइनस ऑफ ए कैप. सब्सट्रैक्शन में भी मैंने बताया था कि अगर आप किसी वेक्टर के आगे माइनस लगाते हो तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है. तो बी वेक्टर अगर किसी डायरेक्शन में होगा तो माइनस लगाने से उल्टा हो जाएगा, वही इसकी डायरेक्शन भी है, तो माइनस ऑफ बी कैप कर दिया हमने. फिर आप बस वैल्यूज पुट करिए, कितना हो जाएगा 2a बी कैप कितना हो जाता है -2 टाइम्स ऑफ a. a कितना होता है √3, बी कैप कर लीजिए कितना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप होल डिवाइड बाय कितना 4 5 6 √6. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर आपको करना है तो. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है -√2 कितना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक. तो इस तरह के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं. मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा दिए और मैं बाद में क्वेश्चन सेशंस भी रखूंगा. वंस दिस एंटायर चैप्टर इज ओवर तो हम लोग और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. तो भाई इस लेवल के हमने क्वेश्चन करा दिए. यहाँ पर मैं एक टॉपिक और करना चाहता हूँ, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. वो हमारे पास है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग कंपोनेंट फॉर्मेट, राइट. तो उसके बाद हमारा कंपोनेंट फॉर्मेट वाला केस खत्म हो जाएगा. हम लोग सीधा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे नेक्स्ट लेक्चर में जा पाएंगे. तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग कंपोनेंट फॉर्मेट. ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग कंपोनेंट फॉर्मेट. तो हमने देख लिया भाई कि अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में किस तरह से करते हैं, लेकिन अगर हमें कंपोनेंट फॉर्मेट में वेक्टर्स दिए हैं तो उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं. और देखो सबसे अच्छी बात है कि कंपोनेंट फॉर्मेट में एडिशन सब्सट्रैक्शन करना बहुत ही आसान है. जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आपको बोला है कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है कितना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप. आपको बोला है भाई ऐड कर दो, राइट. आपसे बोला है
आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए और साथ ही साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए। बहुत आसान है करना। कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई ड्रॉ व्रॉ मत करिए, लेकिन बस इतना याद रखिए कि आपका i जो है वो i से ऐड होता है, j से ऐड होता है और k से ऐड होता है, यानी सेम डायरेक्शन वाली चीजें ऐड होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन वाली चीजें ऐड नहीं हो सकती। तो जो i वाला है वो i से ऐड होगा, कितना आ जाएगा 3i कैप, j वाला j से 2j कैप और k वाला दिस तो -k कैप। तो फाइनली हमारे पास ये हो जाता है। वहीं अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिया जाए तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस i कैप, ये j हट जाएगा, प्लस 3k कैप, इस तरह से। तो अगर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है यूजिंग सिर्फ कंपोनेंट फॉर्मेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में करना है तो दिक्कत होती है, लेकिन कंपोनेंट फॉर्मेट में करने से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आराम से कर लोगे और उसके बारे में काफी सारी चीजें कमेंट कर सकते हो। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप क्या करिए, उनको लिख दीजिए, सेम डायरेक्शन वाली चीजें अपने आप ही ऐड हो जाएंगी। तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू हम समझ लेंगे क्या होता है। जैसे हमें बोला जाता है कि भाई हमने एक वेक्टर लिया है यहाँ पर a जो कि 4 यूनिट्स का है, दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर लिया b जो कि वो भी 4 यूनिट्स का है, और यहाँ 60 डिग्री एंगल लिया है। हमें बताना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और बाकी चीजें अगर आप निकाल सकते हो तो वो भी निकाल दीजिए। तो देखो भाई, इसको करने का सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो आप क्या करो, ग्राफिकल फॉर्मेट से, ग्राफिकल अगर फॉर्मेट यूज करते हो तो ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको पता है कि जो आपका फाइनल वेक्टर बनने वाला है, जो आपका फाइनल वेक्टर बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये आपका है कितना, 4 यूनिट्स का, ये हमारे पास कितना है, ये भी 4 यूनिट्स का है, ये है 60 डिग्री का। तो फाइनली जो हमारे पास बनने वाला है वो हमारे पास कुछ ये बनने वाला है इस तरह का, ये C बनने वाला है, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल मान लीजिए 5 होगा। ये निकालना हमने सीखा है। तो C कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 60। इफ आई डू दिस व्हाट विल दैट बी, 4√3, राइट। और वहीं अगर tan phi निकालना होगा अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने देखो कैसे निकालना होता है, फाई किसका, रिजल्टेंट ऑफ 4 के बीच में, तो 4 को एज इट इज छोड़ दो, बाकी दूसरे 4 पे साइन ऑफ cos थीटा लग जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2√3 और ये बन जाएगा 2 + 2, दैट बिकम्स √3/2। आराम से ये हमने इस तरह से सॉल्व करना सीखा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने tan phi निकाल लिया, आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए कि भाई इसको क्या और ज्यादा फास्ट तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कंपोनेंट फॉर्मेट से करेंगे। कंपोनेंट फॉर्मेट में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक्सेसेस की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सेस मान सकते हैं, उसको i कैप j कैप मान लीजिए, वेक्टर को उन एक्सेसेस के हिसाब से तोड़ दीजिए एंड देन नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही करना बहुत आसान होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इनको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने बोला कि भाई इस डायरेक्शन को मैंने x एक्सेस मान लिया है और इस डायरेक्शन को मैंने y एक्सेस मान लिया है। तो अगर मैं a वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ i कैप। और b वेक्टर की बात करता हूँ तो मैं इसके कंपोनेंट कर सकता हूँ। देखो भाई, ये ओरिजिन आप कहीं भी मान लो, आप यहीं पर ओरिजिन मान लो इसको, क्योंकि वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो, आप पैरेलली को यहाँ पर शिफ्ट करके ले आओ, ठीक है। cos x एक्सेस से क्या आ रहा है, 60 बन रहा है, कितना हो जाएगा 4 cos 60 i कैप प्लस 4 sin 60 j कैप। सॉल्व दिस, 2i कैप प्लस 2√3 j कैप हो गया। तो हमने i कैप j कैप में तोड़ लिया। ध्यान रखना, वेक्टर प्लेन में कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप वेक्टर को शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आ सकते हो उसकी टेल को, और एंगल अगर आपको किसी एक्सेस से पता है आप सीधा सीधा कंपोनेंट के रूल्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बोला ऐड करने को, भाई सिंपल ऐड कर दो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर कर लो। यहाँ पर i वाले i से ऐड हो जाएंगे 6i कैप, और j का तो कोई है ही नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल वेक्टर बन रहा है, अगर मैं उसको x और y एक्सिस में प्लॉट करने की कोशिश करूं तो लगभग वो इस तरह का कुछ दिखने वाला है, ऐसा कुछ दिखेगा, जिसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 6, 2√3 का होगा, इस तरह से,
ठीक है। अब आपको ये एंगल ये फाई है, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस ए वाली एक्सिस भी है, ए भी तो एक्स के अलॉन्ग ही था। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लीजिए इसको मैंने सी बोल दिया, तो सी का मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हो। ये क्या 6 है, ये 2√3 है, या फिर यूं कहें कि आपका ये जो फाइनल वेक्टर बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 प्लस, लिख देता हूं कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना हुआ 36 प्लस 4 या 12 कितना होता है 36 प्लस 12 इज 44, तो 44 का अंडर रूट, तो 44 का अंडर रूट गलत किया क्या हमने, एक मिनट, 4 5 6 एंड ठीक है, तो ये 6 हो गया 36 प्लस कितना 4 3 जा 12 प्लस 36 इज 44। हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 44 है तो यहाँ पर 2√11 आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल हियर। तो यहाँ कितना होगा देखो 4 cos 60 इज 2, sin 60 इज √3/2 विच इज 2√3, एडेड ए और बी वेक्टर को ऐड कर दिया हमारा, तो कितना हो जाएगा 6i कैप प्लस 2√3j कैप, एंड मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी 6 स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 into 3 12 that becomes 8 48, सॉरी गलती की मैंने, 48 है। तो 48 अगर मैं लिख रहा हूं तो 48 is nothing but how much, this will turn out to be 4√3 only, right? Because यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 3 या 48 होता है, तो that will be equal to what 4√3। तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, कैलकुलेशन ना हो जाए, गलती ना हो जाए। tan phi की बात करते हैं, तो यहाँ पर tan phi अगर मैं निकालता हूँ तो वैसे निकालेंगे, इसमें सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाइट 2√3 की है और ब्रेड्थ इतना है, तो हमारे पास 2√3/6 करेंगे, दैट विल बी 1/√3, तो दैट विल बी 1/√3 आएगा, ठीक है 1/√3 ही आ रहा होगा, इसमें हमने गलती कर दी शायद, 4 sin 60 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ हो जाएगा 6 3 1/√3। ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसके हिसाब से फाई हमारे पास 30 डिग्री आ रहा होगा, लेकिन इसके हिसाब से भी हमारे पास जो फाई आ रहा है वो 30 डिग्री ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास कितना आसान है इसके थ्रू ऐड करना। अब देखो दो वेक्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स बेसिकली इसमें भी आ रहे हैं, बट अगर हम नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स वहां ले लेंगे, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, 3 वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट 3 वेक्टर्स को अगर हम कंपोनेंट फॉर्मेट से ऐड करना चाहें तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर ज्यादा हैं और उनको भी हमें ऐड करना है, तो इट विल ऑलवेज बी बेटर दैट इफ यू यूज कंपोनेंट फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक्स वाई एक्सेस कुछ इस तरह से ले लिया, मान लीजिए इस तरह से मैंने कुछ किया, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है वाई, और मैंने कुछ वेक्टर्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई इस तरह से हमने लिया यहाँ पर 5, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 15, और यहाँ कितना है 53 डिग्रीज, यहाँ मैंने लिया है कितना 2 का, और यहाँ मैंने ले लिया कितना tan√2, ये हो जाएगा 45 डिग्रीज, ये होगा ए बी सी और डी, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो मान लीजिए इस तरह से हमें वेक्टर्स दिए और आपको बोला गया है इन चारों वेक्टर्स को ऐड कर लीजिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन सभी वेक्टर्स को ऐड करके बताइए कि क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। तो अब इस केस में अगर आप यहाँ पर 4 वेक्टर सेट कर रहे हैं, अब इसमें आपने बोला कि भाई नहीं हम तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आपको 2 वेक्टर्स एट अ टाइम ऐड करना पड़ेगा। आप इन दोनों को ऐड करके कुछ नया वेक्टर निकालोगे, फिर वो इससे ऐड होगा, फिर उसके बाद नया आएगा, फिर उससे ऐड होगा, तो आपको एट अ टाइम ये करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आपको ऐसे आपको एक वेक्टर दिया है, ठीक है, आपका बी ऐसा हो गया मान लो, राइट, आपका सी ऐसा हो गया, तो आपको अगर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, पहले ए और बी को ऐड करके ये करोगे, राइट, मान लीजिए डी निकाल लिया, अब इनको हटा दो, अब डी और सी को आप 2 वेक्टर की तरह ट्रीट करके आप नया वेक्टर निकाल लीजिए, मान लीजिए ई। इस तरह से आप एक एक करके ऐड कर सकते हो, एट अ टाइम 2 वेक्टर को लेके ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के कर सकते हो। बट 3 वेक्टर में अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो एक पूरा पेज भर जाएगा, दूसरा भी पेज भर जाएगा, आंसर आने के चांसेस फिर भी कम ही रहेंगे।
तो बेटर होता है कि जब आपके दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है तो आप कंपोनेंट फॉर्मेट ही यूज करो। पहले आप सभी वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्मेट में तोड़ दो। ये आई में है तो सीधा कितना आ जाएगा 5 आई कैप। बी कैप की बात करते हैं, सॉरी बी वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा इधर 15 cos 53। 15 cos 53 कितना होता है 15 इंटू 3/5 आई कैप और 15 इंटू 4/5 जे कैप, कितना हुआ 9 आई कैप प्लस कितना हुआ 12 जे कैप। उसके बाद हम बात करते हैं सी वेक्टर की, तो सी वेक्टर हमारे पास कितना है 2 जे कैप। और फिर हम बात करते हैं डी वेक्टर की, तो डी वेक्टर में हमारे पास कितना, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसके नीचे इसका एरो आएगा इधर और इसका एरो इधर आएगा, तो इधर हम बात करेंगे तो कितना आता है 10 पीछे की तरफ, तो -10 आई कैप और ये भी -10 जे कैप। तो अगर मैं तीनों को ऐड करना चाहता हूँ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मान लीजिए इस तरह से। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप सारे आई वाले ऐड कर दीजिए, तो 5 है, 5 + 9 14, 14 - 10 4, तो आपका हो जाएगा कितना 4 आई कैप। उसके बाद जे कैप की बात करते हैं तो 12 हो जाएगा, 14 - 10 इज 4, तो 4 जे कैप। तो आप देख सकते हैं आसानी से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप होगा। अगर मैंने कोई भी मतलब गलती नहीं की है तो हम देख सकते हैं, देखो 14 - 10 इज 4, फिर जे वाले ऐड कर दो कितना 12 + 2 14, हाँ ठीक है। अच्छा है, तो फाइनल वेक्टर को अगर आपको बनाना है तो फाइनल वेक्टर कैसा बनेगा, फाइनल वेक्टर आपका इस तरह से बनने वाला है, यहाँ पर आपका 4,4 होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा और इस तरह से आप चाहो तो आराम से इसको बना सकते हो। ये आपका फाइनल है। अच्छा, फाइनल वाले का लेंथ कितना होगा, आराम से निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सेस से 45 डिग्री बना रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हो। यही चीज जो अगर आप ग्राफिकल फॉर्मेट से यूज करते तो आपको 3-4 पेज लग जाते निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ पर हमने 4 वेक्टर्स लिए हैं, 3 नहीं है, और गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, वो आपके कंपोनेंट फॉर्मेट से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए जब भी आपके काफी सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि हमेशा कंपोनेंट फॉर्मेट में सॉल्व करिए। पहले उसको आई कैप जे कैप में सबको कन्वर्ट कर लीजिए रैंडमली। अगर एक्सेस दिया तो ठीक है, नहीं दी है तो आप किसी को भी एक्स और वाई मान लो, प्रेफरेबली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स मान लो, वर्टिकल को वाई मान लो, एंड देन कन्वर्ट देम इनटू आई एंड जे। वंस यू हैव डन दैट, जस्ट ऐड देम, सारे आई वाले ऐड हो जाएंगे, सारे जे वाले, सारे के वाले ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एडिशन बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके सारे कंपोनेंट्स भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे 2 मिनट रुकें। तो यहां तक मैंने जो वेक्टर्स के बारे में बेसिक्स जो पूरे बताने थे वो मैंने पूरे बता दिए। हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को ग्राफिकल फॉर्मेट से भी देख लिया, कंपोनेंट फॉर्मेट से भी देख लिया, ग्राफिकल को कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लिया, कंपोनेंट को ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लिया। नहीं तो चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि कंपोनेंट को ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला कि भाई हमने एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर विच इज गिवन टू बी आई कैप प्लस 3 जे कैप, कन्वर्टेड इनटू ग्राफिकल फॉर्मेट। आसानी से देखो आई और जे है, बेसिकली मैंने क्या बोला था, आप टेल को यहाँ रखिए तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या फिर थोड़ा अच्छा कर लेते हैं हम लोग -i कैप प्लस 3 जे कैप ले लेते हैं। तो अगर मैंने ऐसे किया है तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया -1,3, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो -1,3, राइट। तो -1,3 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो -1,3 आपका हो जाता है यहाँ कहीं, राइट, यानी आपका वेक्टर ऐसे कहीं बन रहा होगा, राइट। यहां से आपको एंगल निकालना है फाई, आप इसका लेंथ निकाल लीजिए। ए हमारे पास क्या हो जाएगा √1² + 3² दैट विल बी इक्वल टू √10। और अगर आपको फाई निकालना है कितना है तो आप मैग्नीट्यूड यूज करिए, 10 फाई कितना है, ये लेंथ कितना है हमारे पास, ये 3 है, ये 1 है, तो आपका फाई 3 आ जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ होगा, ये हो गया कन्वर्ट। तो इस तरह से अगर आपको कंपोनेंट फॉर्मेट दिया है और आपको अगर सीधा ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या फिर वाइस वर्सा, दोनों ही करने बहुत आसान है। और एडिशन रूल अगर आप चाहें तो ग्राफिकल फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट ज्यादा बेटर होता है दो वेक्टर को एडिट करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स इन्वॉल्व है एडिशन या सब्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि सभी वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्मेट में आई कैप जे कैप के कैप में कन्वर्ट करो, एंड देन आप फिर नॉर्मल एडिशन या सब्सट्रैक्शन जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो
सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं करने के लिए, मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, सब लोग ट्राई करिए उसको, राइट? और लेट्स सी। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बना के रखा हुआ है, ठीक है? ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है? आई होप सही से बना रहा हूं मैं। रेगुलर हेक्सागन हमारे पास इस तरह से, ये है रेगुलर हेक्सागन। ये हमारे पास साइड्स हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, और इसका ऑब्वियसली हमारा जो सेंटर है उसको मैंने ओ बोल के रखा है। अब क्या है कि हमने यहां पर वेक्टर्स कुछ ड्रॉ कर दिए। ये मान लीजिए ए बी वेक्टर लिया एक हमने, उसके बाद हमने लिया ये ए सी वेक्टर, फिर हमने लिया ये ए डी वेक्टर, फिर हमने ये ले लिया एंड देन हमने ये ले लिया। आपको प्रूव करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। ये प्रूफ तो नहीं करना है, पता करना है। तो आपको बताना है कि एन कितना होगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन में आपको इस तरह से मैंने वेक्टर बना दिए, लेंथ आपका ये है, डायरेक्शन बस ये दिया हुआ है उसने। तो ये ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ। तो ए ओ हमारे पास क्या है, ओ इज द सेंटर। तो आपको बताना है कि अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो n टाइम्स ऑफ ए ओ आएगा, तो वो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको लगभग 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको बाद में उसको करने बताता हूं कैसे करना है। चलिए, अगर आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो एक बार पॉज करके थोड़ा और टाइम लगाइए इसको सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आप देखिए कैसे करना है। देखो, ये जो होते हैं वो अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें फॉर्मूला कोई नहीं लगाना होता है। जब आपको याद होगा, जब मैंने स्टार्टिंग में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था, तो मैंने ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और ये पॉलीगॉन लॉ बताया था। तो उसमें हमने डायग्रामेटिकली शो किया था कि जो रिजल्टेंट होता है वो किस तरह से आप निकालते हैं, क्या लेंथ, कौन सी लेंथ रिजल्टेंट बताती है और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो वो चीज मैंने आपको बताई थी, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। इसमें हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसमें आपको वेक्टर तोड़ना आना चाहिए और जोड़ना आना चाहिए, दैट्स इट। हमें वही यूज करना है, सिंपल एक ही रूल यूज करना है कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी दो वेक्टर इस तरह से दिए हुए हैं तो ये वाला उसका रिजल्टेंट होता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप ये इस तरह में लिखा हो तो इस वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ये हैं, यानी आप इस वेक्टर को कैसे भी ऐसे तोड़ सकते हो एज लॉन्ग एज ये दोनों वेक्टर्स का हेड टेल को इंसर्ट हो रहा है। बस ये फंडा यूज करना है और सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला भाई कि अच्छा, हमें ये इससे पहले हमें हेक्सागन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा ये वाली जो लाइन है AD और BC और FE, ये पैरेलल होते हैं, जो लग नहीं रहे होंगे लेकिन हमें पता होना चाहिए पैरेलल होते हैं। दूसरी बात है, ये सभी A साइड के होते हैं और ये डायगोनल 2A साइड का होता है, वेयर A इज द साइड ऑफ द हेक्सागन। इतना हमें पता तो हमारा हो जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या करता हूँ, जैसे AC वेक्टर है, राइट? तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर एक BC वेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो मैं देख सकता हूँ भाई AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या होना चाहिए, AC वेक्टर होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AC लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात है AD वेक्टर की बात करते हैं। देखो, AD वेक्टर कुछ और नहीं, AO का डबल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे अगर AD वेक्टर में लिखता हूं तो AD वेक्टर क्या होगा, AD इंटू AD कैप होगा, राइट? अब AD क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AO है कि नहीं है, और AD कैप AO कैप ही है डायरेक्शन में, तो AO इंटू AD क्या हो गया है, ये AO वेक्टर ही हुआ। या बेसिकली क्या है, दो AO अगर मैं साइड बाय साइड लिखता हूं तो AD बन जाएगा, क्योंकि डबल है, उसी डायरेक्शन में है, उसको डबल कर दो AD बन जाता है। तो बेसिकली AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, राइट? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा AC के बारे में होगी, AD बात, AE की बात करते हैं। तो AE जो है, ध्यान से सुनो, AE वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, देखो AE वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या,
मैं इसको लिख सकता हूं एडी वेक्टर और यहां पर एक एरो बना दो इस तरह से, तो एडी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर, इसको लिख सकते हैं एडी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर। देखो सारे रूल हो रहे हैं क्योंकि इन दो ऐड हो रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये हेड टेल कोइंसाइड हो रहा है और ये आपका इसके टेल से टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी दिस अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी स्टडीड। तो एडी वेक्टर हमारे पास वैसे ही 2AO वेक्टर है, राइट। और एक और बात, डीई वेक्टर को मैं चाहूं तो माइनस AB वेक्टर लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों की लेंथ सेम है और दोनों एंटी पैरेलल है, तो इस वेक्टर का ऑपोजिट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस AB वेक्टर। इस तरह से लिखा जा सकता है। AE वेक्टर के बाद AF वेक्टर की बात करते हैं, तो जो AF वेक्टर है उसका मैं क्या करूंगा, उसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं। देखो AF वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूं, देखो AF वेक्टर को मैं लिख सकता हूं AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर, ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो बेसिकली AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। अब AE वेक्टर मैं ऊपर लिख चुका हूं, क्या है 2AO वेक्टर माइनस AB वेक्टर और AF वेक्टर। देखो जो AF वेक्टर है वो AF वेक्टर बेसिकली CD वेक्टर के बराबर ही होगा। अगर मैं यहां पर एक एरो बना देता हूं तो ये CD वेक्टर बन जाता है, तो AF वेक्टर और CD वेक्टर सेम है, तो मैं चाहूं तो इसको यहां पर CD वेक्टर लिख सकता हूं। दैट्स इट। अब हमें करना क्या है, इन सबको ऐड करना है, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं, चलो इधर ऐड कर देते हैं। बेसिकली आपको उनके कंपोनेंट्स में तोड़ना था इस तरह से कि ताकि सारी चीजें कट जाएं अपार्ट फ्रॉम दैट। तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर, AF वेक्टर, इनको ऐड कर दीजिए। AB वेक्टर को तो एज इट इज रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस AC वेक्टर को क्या लिखा हमने, AB प्लस BC। AD को क्या लिखा 2AO, AE को क्या लिखा और उसको क्या लिखा 2AO वेक्टर माइनस AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, देख लेते हैं। तो ये दोनों AB, इन दोनों AB को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद बताता है BC, तो BC जो हमारे पास है BC वेक्टर एंड CD वेक्टर। अच्छा इसके बारे में बात करता हूं, तो BC और CD को अलग हटा दो, तो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, इसको मैं अलग से कर लेता हूं, इनको मैंने हटा दिया है। बाकी आपके कितने हो जाएगा 1 2 3 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6AO वेक्टर हो गया है, राइट। तो हमारे पास बचा यहाँ से AB प्लस BC ना, तो AB प्लस BC हमारे पास AC आ गया था, ठीक है। और FE, AF को क्या लिखा FE। अच्छा एक काम करते हैं, इसको CD नहीं लिखते हैं, इसको AF वेक्टर जो हमारे पास था इसको मैंने AE प्लस, गलत किया, FE लिखना था, मतलब AE प्लस FE है, वही मैंने गलत लिखा, देखना भाई। तो यहाँ पर इसको FE लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, FE लिखा रहने दो, हमें जरूरत नहीं। देखो हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीजें बैठ पाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर FE लिखता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर AF है ना, AF वेक्टर ये है, तो दिस इज नथिंग बट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट्स इट। देखो एरो जिस तरफ बनाओगे ना वैसे लिखा जाएगा। अगर मैंने एरो ऐसे लिखा होता तो वो FE वेक्टर बन जाता है, एरो इधर लगाया तो EF वेक्टर बन गया। ठीक है, टेल पहले आता है, हेड बाद में आता है, EF वेक्टर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये AF वेक्टर को यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं थी CD को, आप EF वेक्टर लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास BC वेक्टर प्लस EF वेक्टर। अब सुनो ध्यान से, BC हमारे पास क्या है, BC ये है और EF क्या है, ये है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड के, तो दोनों का सम 0 होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये माइनस ऑफ BC वेक्टर ही है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैंने बताया था ये पैरेलल होते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली 6AO वेक्टर हमारा आंसर आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कभी ना कभी पूछा ही जाता है, राइट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, आपको वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन आप उसका आंसर निकालने की कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए कैसे करना है। और
मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड आई एक्सपेक्ट कि आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक आ जाए, और जिसने कर लिया हो वो उसके कमेंट में उसका आंसर लिखे और फिर हम देखेंगे कि भाई वो सही है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन सिंपल ये है कि हमारे पास n वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स, ठीक है, ऑल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड a, यानी उनका सबका मैग्नीट्यूड सेम है और कितना है, a है, ठीक है। ईच वेक्टर is at angle theta to its previous vector, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, आपको सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास n वेक्टर्स हैं और हमारे पास सभी वेक्टर्स ऐसे हैं। मान लीजिए a लेंथ का वेक्टर आपने a ऐसा लगा दिया, उसके बाद दूसरा जो वेक्टर लगेगा वो उससे थीटा एंगल पे होगा, इस तरह से, ये आपका a है। फिर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, दूसरा वेक्टर आपका इससे थीटा पे होगा, ये मान लीजिए ये फिर से हो गया। तीसरा वेक्टर आपका इससे थीटा पे होगा, ये उसका वेक्टर बाद जो आपका वेक्टर होगा वो इससे थीटा एंगल होगा, ऐसे, ए, राइट, ऐसा दिया हुआ है। और अच्छा दूसरी बात ये भी बोला गया है कि आपका जो n है वो लेस देन है 2 पाई बाय थीटा से, ये भी आपको बोला गया है, ठीक है, 2 पाई बाय थीटा से कम है। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि जो आपका 2 पाई बाय थीटा इस केस में जो बन रहा है वो प्योर नंबर बन रहा है, ठीक है। 2 पाई बाय थीटा इज अ प्योर नंबर, ठीक है। ये मैं फैक्ट्स ऐड कर रहा हूं, इनकी अभी आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन सिंपल है कि सभी वेक्टर्स हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के हैं और हर वेक्टर प्रीवियस वेक्टर से थीटा टिल्टेड है, राइट। इस तरह से n वेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड है। आपको बताना है इन सभी का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश कर, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक तरह से सेशन रखेंगे सॉल्विंग करने का। तो जितना भी हमने अभी तक किया है उसके कंबाइंड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में कर लेंगे, और फिर मैं प्रोडक्ट रूल भी खत्म कर दूंगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट शामिल है, एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद काइनेमेटिक्स। Thank you students, and I'll be back with the next lecture soon enough. Thank you.